नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा के पार्ट 4 की। इससे पहले हमने इस चैप्टर का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है प्रतिरोधों का संयोजन। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो देखिए, प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है, एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम, और एक इन दोनों से मिलकर बनेगा जिसको हम मिश्रित क्रम कहते हैं। और जो सवाल आएंगे, जो आंकिक प्रश्न आएंगे, वो इन दोनों से मिलकर आएंगे। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं श्रेणी क्रम की। तो देखिए, श्रेणी क्रम क्या होता है मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तो मेरा इधर ये राइट हैंड है और मेरा इधर ये लेफ्ट हैंड है, और एक व्यक्ति इधर खड़ा है और एक व्यक्ति इधर खड़ा है। एक लाइन में हम ऐसे खड़े हैं, तो मेरा जिधर राइट है उसका कौन सा आएगा? लेफ्ट आएगा, और मेरा जिधर लेफ्ट है उसका कौन सा आएगा? राइट आएगा। तो मैं अपने लेफ्ट को उसके राइट से और अपने राइट को उसके लेफ्ट से अगर कनेक्ट करा दूं तो ये वाला क्रम होता है श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम होता है? श्रेणी क्रम। आप समझ सकते हैं, यानी आपका जो राइट हैंड है वो आपके किसी साथी के साथ या दोस्त के साथ लेफ्ट वाले से कनेक्ट हो जाए, यानी सीधे हाथ को यानी राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के साथ कनेक्ट करा दो और लेफ्ट वाले को राइट से कनेक्ट करा दो। ये वाला जो कनेक्शन होगा वो श्रेणी क्रम होगा। और समांतर क्रम का क्या मतलब है? राइट को राइट से कनेक्ट कराओ। जैसे मान लो ये राइट है और इधर का किसी का राइट है, और मेरा ये लेफ्ट है, इधर भी किसी का लेफ्ट है, तो लेफ्ट को लेफ्ट से और राइट को राइट से कनेक्ट करा दो, तो वो आ जाएगा समांतर क्रम में। तो यहाँ पर बात करते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम। तो देखिए, श्रेणी क्रम में होता क्या है, मान लीजिए हमारे पास तीन प्रतिरोध हैं, R1, R2, R3। कितने? R1, R2, R3। और भी हो सकते हैं, हम तीन से ही काम चलाएंगे। अब इसका ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा है, इसका ये पहला है, ये दूसरा है, इसका ये पहला है और ये दूसरा है। जो मैं अभी आपको लेफ्ट राइट बता रहा था वो हमने यहाँ पे 1, 2 का नाम दे दिया है। तो पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला जोड़ दो आपस में। फिर देखो, दूसरे का दूसरा, इस दूसरे का ये वाला और तीसरे का पहला, इनको आपस में जोड़ दो, इनको आपस में जोड़ दो, इनको आपस में जोड़ दो। तो ये जो क्रम बनेगा, इस क्रम को कहते हैं श्रेणी क्रम। क्या कहते हैं भाई? इस क्रम को हम कहेंगे श्रेणी क्रम। क्या कहेंगे? इसे श्रेणी क्रम कहेंगे। तो आप देख सकते हैं, इसका ये वाला सिरा और इसका ये वाला सिरा यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, फिर इसका ये वाला सिरा और इसका ये वाला सिरा हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब होता क्या है, हमने इससे एक बैटरी लगा दी। क्या लगा दी? बैटरी लगाएंगे। इसका विभवांतर V है। कितना है विभवांतर? V है। अब क्या होगा, इस बैटरी के धन से विद्युत धारा का प्रवाह स्टार्ट होगा। यानी धारा जो है हमेशा धन से निकलती है और ऋण सिरे की तरफ जाती है। तो यहाँ से धारा निकलेगी, तो यहाँ से यहाँ तक एक ही तार है, तो इस तार में धारा गई आई, फिर यहाँ पे धारा को रास्ता मिलेगा, यहाँ पर फिर आई जाएगी, फिर इसमें से धारा इधर जाएगी। तो देखिए, R1 को पार करेगी आई धारा। कितनी धारा? आई धारा। फिर R2 को भी कौन पार करेगी? आई धारा। फिर R3 को भी कौन पार करेगी? आई धारा। और फिर इस तार में आएगी आई और वापस आएगी आई। तो जितना यहाँ से करंट निकलता है, जितनी धारा निकलती है, उतनी ही आई धारा माइनस वाले सिरे की ओर जाती है। जितनी धन सिरे से धारा निकलेगी उतनी ही वापस माइनस सिरे की तरफ आती है। इतना आप याद रख लेना। अब होता क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं कि R1, R2, R3 ये एक ही लाइन में है और धारा भी इसी में जा रही है। तो ये धारा आई और ये आई, तो R1 के लिए भी आई, R2 के लिए भी आई और R3 के लिए भी आई। तो तीनों प्रतिरोधों के लिए यहाँ पर धारा कैसी है? समान है। तो हम लिख सकते हैं आई सभी प्रतिरोधों के लिए समान होती है, समान होती है। इस बात को लिख लेंगे। यानी श्रेणी क्रम की पहचान क्या होती है? श्रेणी क्रम की पहचान का सबसे आसान तरीका ये, अच्छा तरीका ये है कि आप देखें कि सभी प्रतिरोधों के लिए धारा कैसी होगी? समान होगी। और धारा अगर समान होगी तो हम ये कहेंगे श्रेणी क्रम में है। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। दूसरी बात, इस बैटरी के पास V है। V का मतलब विभवांतर। अब ये जो विभवांतर है ये तीनों प्रतिरोधों के पास बट जाएगा। क्या हो जाएगा? बट जाएगा। अब प्रतिरोध R1 के पास जो विभवांतर जाएगा, इसमें से V1 जाएगा। अब इसी में से कुछ हिस्सा इसके पास जाएगा, R2 के लिए V2 लिख दिया। अब इसका बचा हुआ हिस्सा V3 हो जाएगा, जो कि R3 के पास आएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर 100 वोल्ट की बैटरी है। कितनी है? मान लिया हमने एग्जाम्पल में, बहुत बड़ी बैटरी होती है 100 वोल्ट की। तो ये 100 वोल्ट की बैटरी है, इसमें से 30 वोल्ट यहाँ पे है और 40 वोल्ट यहाँ पे है। तो इसका कितना हो जाएगा? 30। इसका कितना हो जाएगा? 40। टोटल कितना होगा? 70। तो यहाँ पे कितना जाएगा? 30 जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं 25 कहूँ, यहाँ पे कितना कहूँ? 25, और यहाँ पे कितना कहूँ? 45। तो 25 और 45 कितना हो गया भाई? 25 और 45 हो गया आपका 70। तो इसके पास कितना आ जाएगा? 30 आएगा। कुल मिला के बात ये है कि ये जो विभवांतर है ये तीनों प्रतिरोधों में
अलग अलग बटता है तो इस बात को यहाँ पर लिख लेंगे V सभी प्रतिरोधों के लिए अलग होता है। V सभी प्रतिरोधों के लिए कैसा होगा, अलग अलग होता है। ठीक है, ये बात भी आप याद कर लेंगे। दो बातें यहाँ रखनी है कि I सभी प्रतिरोधों के लिए समान होता है, समान होती है, और V सभी प्रतिरोधों के लिए अलग अलग होता है। अगर ये प्रतिरोध बराबर हो, जैसे R1 R2 R3, अगर तीनों का मान बराबर हो, कैसा हो, बराबर हो, तो ये जो विभवांतर है ये भी बराबर बटेगा। क्या रखेंगे यार, अगर R1 R2 R3 का मान बराबर है तो यहाँ पर जो वोल्टेज होंगे वो सभी के पास बराबर जाएंगे। कैसे आएंगे, बराबर। ठीक है, अगर बराबर नहीं है तो V1 V2 V3 के हिसाब से बढ़ जाएंगे। क्लियर है ये बात, तो इतनी बात आप याद कर लेंगे। अब देखिए कितने वोल्टेज थे इसके पास, V यानी कितना विभव था, विभवांतर था V, और कितना बटा इसमें V1 V2 V3, तो V1 V2 V3 ये था, तो यानी V1 V2 V3 को हम जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए V, तो कुल विभवांतर कितना हो जाएगा, तो हम लिखेंगे परिपथ का कुल विभवांतर, परिपथ का कुल विभवांतर। तो कुल विभवांतर क्या होगा V, और V होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी इस V से यहाँ पे V1 गया कुछ, इसमें से V2 हो गया, इसमें से V3 हो गया, तीनों को जोड़ देंगे तो V बन जाएगा। सीधी सी बात है, तीनों को जोड़ देंगे V बन जाएगा। अब V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है IR। अगर मैं 1 निकालूंगा V1, क्या निकालूंगा V1, तो देखिए V बराबर क्या हो गया IR, तो मैं इसके लिए लिख सकता हूँ V बराबर IR। ठीक है, अब देखिए मैं निकालूंगा V1 यानी इसका मान निकालूंगा, फॉर्मूला कहता है V बराबर IR, तो यहाँ पर भी लिखेंगे हम IR। अब यहाँ पे धारा तो सभी के लिए बराबर होगी, R1 हो R2 हो R3 हो, सभी के लिए धारा कैसी होगी, बराबर होगी, तो यहाँ पे I रहेगी। अब कौन से प्रतिरोध की बात हो रही है, पहले की, तो पहले प्रतिरोध विभव आ गया V1 यानी विभवांतर आ गया V1। दूसरे की बात कर लें तो यहाँ पे I तो समान रहेगा और ये आ जाएगा R2। ऐसी तीसरे की बात करें तो ये आ जाएगा I R3, यानी देखो R1 के लिए I, R2 के लिए I, R3 के लिए I, R1 के लिए V1, R2 के लिए V2, R3 के लिए V3। ठीक है, इस तरीके से आप इन्हें लिख सकते हैं, और इनको उठा के आप यहाँ लिख दीजिए, तो ये आ जाएगा I R1 और ये आ जाएगा I R2 और ये आ गया I R3। बात ठीक है, तो ये आ गया आपका I R3, तो यहाँ लिख देंगे I R3। अब क्या करना है, इसमें से I कॉमन लेना है, तो ये आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ पर ये IR चल रहा है, I से I मर जाएगा, तो R का मान जो आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाएगा। और जहाँ ये जो R है, इस R को मैं S लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, S। S का मतलब होगा यहाँ पे सीरीज, सीरीज का मतलब श्रेणी क्रम, क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम। तो यहाँ पे जो R आया है, ये वाला R, तो ये जो R है इन सभी प्रतिरोधों से बना हुआ एक R है, यानी R1 R2 R3 के संयोजन से बना एक R है, जिसको हम RS कहेंगे। क्या कहेंगे, RS कहेंगे। तो RS का मतलब हो गया तुल्य, क्या कहेंगे इसे, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। और ये बनता कैसे, R1 प्लस R2 प्लस R3, और भी अगर प्रतिरोध हो तो प्लस R4 प्लस R5 प्लस R6 प्लस R7, ऐसे ऐसे करके प्लस प्लस करके n तक जोड़ देंगे, जितने भी प्रतिरोध दिए हों, तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकल के आ जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। चाहो तो आप इसे RS भी लिख सकते हो, या आप ऐसे लिखो REQ भी लिख सकते हो। EQ का मतलब होता है तुल्य, तुल्य की इंग्लिश होती है इक्विवेलेंट। क्या होती है, इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट में से EQ लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम, EQ लिखते हैं। तो REQ लिख सकते हैं, RS भी लिख सकते हैं। और ध्यान रखें इसमें प्रतिरोध जुड़ रहे हैं, क्या R1 प्लस R2 प्लस R3, तो जोड़ने पर संख्या ज्यादा होती है, तो इस क्रम में जो हमें प्रतिरोध मिलता है वो अधिकतम होता है। कैसा होता है, अधिकतम प्रतिरोध। तो जब भी आपको प्रतिरोध ज्यादा निकालना है, जब भी आपको प्रतिरोध ज्यादा चाहिए, तो उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए। कौन से क्रम में जोड़ दीजिए, श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। क्या रखना है, I समान होती है, V अलग अलग होता है सभी प्रतिरोधों के लिए, और V अलग अलग होता है तो जितना V बटेगा वो सब इससे बटा है, तो यानी सबको जोड़ देंगे तो यही बन जाएगा। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 V बन जाएगा। V बराबर IR होता है, तो IR लिख दीजिए यहाँ पे, ये आ गया V की जगह IR। और V1 निकालना है तो V1 के लिए IR1, क्योंकि I कैसा सबके लिए बराबर है, तो देखो यहाँ पे I, यहाँ पर I, यहाँ पर I, ये R1 R2 R3, R1 के लिए V1, R2 के लिए V2, R3 के लिए V3, और इन सबको यहाँ रखेंगे, सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा। क्लियर है ये बात, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करते हैं समांतर क्रम की। कौन से क्रम की, समांतर क्रम की। देखिए समांतर क्रम में क्या होता है,
यानी पहले पहले सिरों को एक तरफ जोड़िए, पहले पहले सिरों को एक तरफ जोड़िए और दूसरे दूसरे सिरों को एक तरफ जोड़िए। जैसे 3 प्रतोद थे, फिर से वही 3 प्रतोद को हम यहाँ पे लिखते हैं। ये आपका पहला प्रतोद आ गया जिसको हम R1 कहेंगे, दूसरा प्रतोद यहाँ पे है, इसका नाम हो गया R2, और तीसरा प्रतोद मान लीजिए ये है, इसका नाम है R3। अब देखिए इसका ये पहला सिरा, दूसरा सिरा, इसका पहला, इसका दूसरा, इसका पहला, इसका दूसरा, वही मैं लेफ्ट राइट की बात बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, पहले पहले को एक जगह जोड़ना है, ये पहले पहले को एक जगह जोड़ देना है, इस तरीके से पहले पहले को एक जगह, और दूसरे दूसरे को एक जगह जोड़ देना है, दूसरे दूसरे को एक जगह जोड़ देना है। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि R1, R2 और R3 इन सभी का पहला सिरा एक बिंदु पर, दूसरा सिरा एक बिंदु पर जोड़ दिया। अब इसमें हम कोई बैटरी कनेक्ट कर देंगे, बैटरी कनेक्ट कर दी हमने, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इसका विभवांतर भी है। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ से धारा निकलेगी जिसको हम I कहेंगे, धन सिरे से धारा निकलती I, और ये धारा इस वाले तार में प्रवेश करेगी, ये हो जाएगी I। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक एक तार है, धारा आई आएगी, फिर यहाँ से यहाँ तक एक तार है, इसमें भी धारा आई जाएगी। अब जैसे ही यहाँ पर पहुंचेगी इस बिंदु पर, अब धारा को 3 रास्ते मिलेंगे। कितने रास्ते मिलेंगे? 3 रास्ते, और 3 रास्ते मिलेंगे तो इसका मतलब धारा 3 तारों में जाएगी। भाई मान लीजिए कि किसी एक तार में करंट आ रहा है, उससे आपने 3 तार जोड़ दिए, तो तीनों तारों में करंट जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो वही चीजें हमें यहाँ पर देखनी है। तो यहाँ से ये धारा निकली, यहाँ पे आई, और यहाँ पे धारा निकली, इसको 3 रास्ते मिले। तो 3 रास्ते मिले तो हमने मान लिया कि R1 में जो धारा गई इसका नाम I1, फिर 2 वाले में जो धारा गई उसका नाम I2 है, और 3 वाले में जो धारा गई उसका नाम I3 है। इतनी बात ठीक है। तो यहाँ से धारा इसमें गई कुछ, जिसका नाम R1 हुआ, कुछ इसमें गई, इसका नाम R2 हुआ, कुछ इसमें आई जिसका नाम R3 हुआ। अब ये वाली धारा देखिए, यहाँ से ये सीधी चलेगी, एक ही तार है, यहाँ पे एक ही तार है, वापस आके यहाँ पे आ जाएगी। ये I1 ऊपर से आएगी, I2 यहाँ से सीधी पार होगी, यहाँ पे आ जाएगी, I2 आ जाएगी, और यहाँ से ये I3 आ जाएगी। तो I1 आई, I2 आई और I3, तीनों धाराएं आई। तीनों धाराएं कहाँ से बनी थी? I से, I में से तीनों बनी, और तीनों आगे फिर यहाँ मिल गई। तो इसका मतलब फिर से इस वाले तार में I आ जाएगी। क्या आ जाएगी? I। तो इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि बैटरी के धन सिरे से जितनी धारा निकलती है उतनी ही ऋण सिरे की तरफ आती है। बात क्लियर है? तो इस तरीके से धारा बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं V की। क्या बात करते हैं V? तो ये जो V है, ये जो V है सभी प्रतिरोधों के लिए समान रहता है। सभी प्रतिरोधों के लिए समान रहता है। कैसा रहता है? समान। यानी R1 के लिए भी V, R2 के लिए भी V, और R3 के लिए भी V रहेगा। क्लियर है ये बात? तो क्या है, इस वाली कंडीशन में आपको याद रखना है पहला पॉइंट, उसमें क्या I समान रहती है, तो आप लिखेंगे I का मान सभी प्रतिरोधों के लिए, सभी प्रतिरोधों के लिए कैसा होता है? अलग अलग होता है। और उस वाले में क्या रखना था? इसमें देखिए I सभी प्रतिरोधों के लिए समान होती है, और यहाँ पर क्या रखना है? I सभी प्रतिरोधों के लिए अलग अलग होती है, यानी I का मान सभी प्रतिरोधों के लिए अलग अलग होता है। दूसरा पॉइंट, उसमें देखा था हमने, क्या देखा था? V का मान V सभी प्रतिरोधों के लिए अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे V का मान सभी के लिए समान होता है। तो यहाँ लिखेंगे V सभी प्रतिरोधों के लिए समान होता है। याद रखेंगे इस बात को, उल्टा है, यानी श्रेणी क्रम का उल्टा है। उसमें V अलग अलग होता है श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में V सभी प्रतिरोधों के लिए समान होता है। इसमें I सभी प्रतिरोधों के लिए अलग अलग होती है, उसमें I सभी प्रतिरोधों के लिए सेम होती है। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है, यहाँ से कितनी धारा निकली? I, यहाँ पे I, और ये 3 भागों में बट गई। तो मैंने आपको बताया था इस वाली कंडीशन में, देखिए यहाँ पे क्या था? विभवांतर, यहाँ से विभवांतर 3 भागों में बट गया, और तीनों को जोड़ा तो वही मिल गया पहले वाला। ऐसे ही यहाँ पे हमें क्या जोड़ना है? इसमें धारा बटी 3 जगह, तीनों को जोड़ दो I बन जाएगा, तीनों को जोड़ दो I बन जाएगा। यानी I से तीनों नहीं है तो इन तीनों से I बन जाएगा। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे? परिपथ की कुल धारा निकालेंगे। तो परिपथ क्या लिखेंगे? परिपथ की कुल धारा। यहाँ पर लिख लेंगे हम परिपथ की कुल धारा, या परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा, इसको हम I कहेंगे। तो I1 प्लस I2
प्लस I3। ठीक है, अब फॉर्मूला V बराबर आई आर से अगर I का मान निकालेंगे तो V अपॉन आर हो जाएगा। V बराबर आई आर से अगर हम I निकालेंगे तो I का जो V अपॉन आर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसके लिख देंगे V अपॉन आर। अगर मैं यहाँ पे I1 निकालूं, क्या निकालूं I1, तो ये आ जाएगा V अपॉन R1। R1 क्यों आएगा, देखिए R1 के लिए धारा कितनी है I1, तो हमने I1 निकाली, प्रतिरोध आएगा R1 और V सभी के लिए बराबर है, तो V कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। ऐसे हम I2 निकालेंगे तो I2 का मान आ जाएगा V अपॉन R2 और I3 की बात कर लें तो V अपॉन R3 आ जाएगा। ये यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकते हैं और यहाँ से उठा के यहाँ पर लगा दीजिए। तो I1 की जगह लिख देंगे हम V अपॉन R1, ये आ जाएगा V अपॉन R2 और ये आ जाएगा आपका V अपॉन R3। बात समझ में आ रही है ना, यानी V समान रहेगा। देखिए यहाँ पे R1 के लिए V, R2 के लिए V, R3 के लिए V, R1 के लिए I1, R2 के लिए I2, R3 के लिए I3, R3 के लिए I3, R2 के लिए I2, R1 के लिए R1 और V सभी के लिए बराबर है। जो बराबर है उसे सबके लिए V लिख दीजिए और जो अलग अलग है उसको अलग अलग लिख दीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा, V अपॉन R ऐसे रहेगा, इन सब में से V कॉमन है तो आएगा 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और ये आ गया 1 अपॉन R3। V से भी मर गया तो अब यहाँ पे बचा 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, ये यहाँ से फॉर्मूला निकल के आएगा। ये कौन सा क्रम है, समांतर क्रम। अब यहाँ पे ये R क्या है, देखिए जहाँ इस R को मैं P लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ P। P का मतलब आप देखते हैं पैरेलल कहते हैं, यानी समांतर क्रम की अंग्रेजी होती है। तो जहाँ आर पी या एक और चीज बताई थी आर ई क्यू भी लिख सकते हैं, इसको कहते हैं हम तुल्य प्रतिरोध। क्या कहते हैं इसको, तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, बात समझ आ गई। तो यानी इन तीनों प्रतिरोध से मिलकर जो तुल्य प्रतिरोध आएगा उसका फॉर्मूला होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर मान ली n है तो 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 प्लस 1/R6। इस तरीके से हम आगे बढ़ाते जाएंगे। बात समझ आ गई। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है आप देख सकते हैं, इसमें सीधा सीधा ऐड करना है श्रेणी क्रम में, तो इसमें जोड़ना है और इसमें क्या करना है, व्युत्क्रम करके करना है। तो आपको मैं लिख देता हूँ दोनों फॉर्मूले के साथ। तो ये हो गया श्रेणी क्रम का और समांतर क्रम का। तो श्रेणी क्रम का क्या हो जाएगा, तो श्रेणी क्रम के लिए श्रेणी क्रम में जो फॉर्मूला आएगा ये आ जाएगा R, इसको S लिखेंगे, ये आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। और भी हो तो आगे जोड़ सकते हैं। और अगर बात आ जाए कौन से क्रम की, समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध जाएगा, ये आ जाएगा 1/RP और ये आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरीके से हम इन्हें याद कर सकते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3 इसमें सीधा सीधा जुड़ रहा है और सीधा सीधा जुड़ेगा तो सभी की वैल्यू जब जुड़ेगी तो बढ़ेगी। तो इसका मतलब जब भी हमें अधिकतम प्रतिरोध चाहिए, किसके लिए, अधिकतम प्रतिरोध, तो इसे हम लिखेंगे अधिकतम प्रतिरोध के लिए, अधिकतम प्रतिरोध के लिए। तो जब भी आपको प्रश्न पूछा जाए कि 3 प्रतिरोध हैं हमारे पास, तीनों का मान दिया हो, कहे कि अधिकतम प्रतिरोध के लिए इन्हें कौन से क्रम में जोड़ना होगा, तो आप कहेंगे श्रेणी क्रम में। और इसको किस में जोड़ना होगा, न्यूनतम प्रतिरोध के लिए। क्या लिखेंगे यहाँ पे, न्यूनतम प्रतिरोध के लिए। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसको आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए करते हैं इनके क्वेश्चन। क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, ये कैसे सॉल्व करना है, आराम से समझना है, जल्दबाजी कोई नहीं करनी, हमें तसल्ली से करना है। देखिए यहाँ पे होगा क्या, यहाँ से आप पूछा गया है कि आर ए बी का मान बताइए, यानी आर ए बी में ए और बी के बीच में आर कितना आएगा, ए और बी के बीच में आर का मान बताना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि श्रेणी क्रम कौन सा, समांतर क्रम कौन सा। कुछ बातें आपको बता रहा हूँ, उनको आप लिखकर एक बार समझ लीजिए, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने में आसानी होगी। पहले आप ये देखिए कि कोई भी आकृति यहाँ पे ऐसी या कुछ भी दिया हो, उन आकृतियों में आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा प्रतिरोध कौन से तार में लगे हैं या कौन सी लाइन में लगे हैं। इस लाइन को मैं तार कह रहा हूँ या लाइन भी कह सकता हूँ। तो सबसे ज्यादा प्रतिरोध किस में लगे हैं, पहले उन्हें देखिए। अब वो जैसे ही आप देख लें तो ये पहचानिए कि वो श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम है। सबसे ज्यादा प्रतिरोध देखिए कहाँ पर है, फिर आप ये देखिए कि वो श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम है। तो श्रेणी क्रम होंगे या समांतर होंगे, उसका फॉर्मूला लगाइए और उन सबको सॉल्व करके आंसर निकाल दीजिए। बात समझ आई। पहले सबसे ज्यादा प्रतिरोध देख लें, फिर उसमें श्रेणी या समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाइए, आंसर निकालिए। अब जो बचेंगे
तो फिर आप उसका जो आंसर आया है और जो बचा है उसके साथ कनेक्ट कर लीजिए। तो ये कहानी आपको निरंतर याद रखनी है। अगर मान लीजिए श्रेणी क्रम सॉल्व किया है तो समांतर में जुड़ जाएगा, फिर समांतर सॉल्व होगा फिर श्रेणी में जुड़ जाएगा, फिर श्रेणी सॉल्व होगा फिर समांतर में जुड़ जाएगा। तो ये क्रम चलता रहेगा, श्रेणी समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी समांतर, ऐसे जुड़ते रहेंगे एंड तक, जब तक आंसर ना आए। अगर मान लो पहले समांतर आएगा तो पहले समांतर फिर श्रेणी फिर समांतर फिर श्रेणी, ऐसे चलता रहेगा। क्रम ये चलता रहता है। जब सवाल सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे आप प्रतिरोध कौन से तार में, इस वाले में, इसका नाम 2 ओम, इसका नाम 2 ओम। तो इसको मैं R1 कह सकता हूँ, इसको मैं R2 कह सकता हूँ और इसको मैं R3 कह सकता हूँ। कोई दिक्कत है? 3 प्रतिरोध है। अब 3 प्रतिरोध में आप ये देखिए ज्यादा कहाँ लगे, इस वाली लाइन में 2 प्रतिरोध लगे हैं। और कौन सा क्रम है, सीधे सीधे लगे। देखिए आप यहाँ पे ये सीधा सीधा जुड़े हैं, तो ये श्रेणी क्रम है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पहले कि R1 यानी 2 ओम व R2 ये हो गया 2 ओम श्रेणी क्रम में है। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में है। तब तुल्य प्रतिरोध, तो R का मान निकालेंगे, R बराबर आ जाएगा R1 प्लस R2, 2 है तो 2 को जोड़ दीजिए। तो R1 का मान कितना है यहाँ पे 2 प्लस ये भी 2, तो आंसर आ गया 4 ओम। तो R का मान कितना आ गया 4 ओम, यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है। अब जैसे ये सॉल्व हो गया तो ध्यान से देखिए, ये दोनों से मिलकर, इन दोनों से मिलकर एक आंसर आया और उस आंसर का नाम कितना हो गया आप देख सकते 4। तो यानी इन दोनों से मिलकर ये प्रतिरोध बना, इन दोनों से मिलकर प्रतिरोध बना और इसका नाम हो जाएगा 4 ओम। बात सही है। इन दोनों को सॉल्व किया, दोनों से मिलकर एक बन गया, तो हम उन दोनों को उठाकर ये 4 ओम का एक लगा सकते हैं। जो वो दोनों काम कर रहे थे 2-2 ओम के, अब उनकी जगह ये 4 ओम का काम करेगा। ठीक है। अब क्या करना है देखिए, अब ये करना है हमें, अब इनका क्रम देखिए कौन सा क्रम खत्म हुआ, सीढ़ी। तो दूसरा वाला ये जो आंसर आया ये और बाकी जो बचा है वो समांतर क्रम में ऑटोमेटिक लग जाएंगे। अब कैसे लगेंगे पहचानिए, इसका ये पहला हो गया पॉइंट, इसका ये दूसरा हो गया, इसका ये पहला हो गया, इसका ये दूसरा हो गया। तो पहले पहले एक तरफ, पहले पहले एक तरफ, दूसरे दूसरे एक तरफ। इस चीज को देखिए यहाँ पर बताया था कि पहले पहले एक तरफ, दूसरे दूसरे एक तरफ। तो ये कौन सा क्रम होता है, समांतर क्रम होता है। तो ये 4 ओम और 4 ओम समांतर क्रम हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे 4 ओम व 4 ओम समांतर, कौन से, समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे तब। अब इनका फॉर्मूला लगाइए, तो 1/r, यहाँ तो r लिख लिया है तो मैं इसको RAB लिखूंगा, क्योंकि A और B के बीच में अब कोई प्रतिरोध नहीं है, तो AB लिख दीजिए। तो 1/4 प्लस 1/4, ठीक है ना, 1/R1 प्लस 1/R2। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, लासा आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 1 + 1 यानी 2/4 और 2 × 2 2 दूनी 4, तो 1/2 हो जाएगा। तो 1/RAB का जो मान आया है 1/2 आया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं RAB का जो मान आएगा वो 2 ओम। कितना आएगा, 2 ओम। यानी जो प्रश्न दिया था उस प्रश्न में आप क्या करेंगे, इन सभी को हटाकर, इन सभी को हटाकर सिर्फ आप एक ही चीज यूज कर दो यहाँ पर, ये वाला 2 ओम वाला। तो ये सॉल्व होके आंसर आ गया 2 ओम। अब ना इसमें कोई श्रेणी क्रम है और ना कोई समांतर क्रम है, तो फाइनल आंसर यही हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ चुका होगा। ठीक है ना। अब देखिए इस वाले प्रश्न को आप खुद से सॉल्व कर कमेंट करके बताइए कैसा होगा। इसको सॉल्व करके कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आप इसे कर पा रहे हैं तो मैं समझूंगा कि आप इसे समझ चुके हैं। करना कैसे, थोड़ी हिंट देता हूँ कि ये और ये श्रेणी क्रम में होंगे और ये भी श्रेणी क्रम में होंगे। तो पहले आप इन दोनों को सॉल्व कीजिए श्रेणी क्रम में, फिर इन दोनों को सॉल्व कीजिए श्रेणी क्रम में। ठीक है, दोनों श्रेणी में हो जाएंगे तो इसका आंसर जो आएगा और इसका आंसर जो आएगा वो दोनों जुड़ जाएंगे समांतर में, और जो आंसर आए वो आप कमेंट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया है, पढ़ लीजिए कि 3 प्रतिरोधक 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम श्रेणी क्रम में संयोजित है, संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या है। देखिए कितना आसान प्रश्न है ये। 3 प्रतिरोध R1, देखिए एक दिया है आपको 1 ओम, कितना दिया है 1 ओम, और दूसरे का जो वैल्यू है वो 2 ओम है, और तीसरे का जो वैल्यू है वो 3 ओम है। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तो संयोजन का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो कुल का मतलब आपको S निकालना है, RS या REQ निकालना है श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम के लिए क्या होगा, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम के लिए, अब श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर होता है यहाँ पे R1 + R2 + R3।
तो हम इसमें से किसी को लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, आर एस लिख सकते हैं, आर ई क्यू लिख सकते हैं। इसका वैल्यू 1 दिया है, इसका 2 दिया है और इसका 3 दिया है। तो 3 और 2 5 और 1 6। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6 ओम। कितना आंसर आ जाएगा? 6 ओम। तो आर का मान आ गया यहाँ पर 6 ओम, पहला आंसर आ गया, यानी ये खत्म होता है यहाँ पे। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि श्रेणी क्रम में V का मान अलग अलग होता है, श्रेणी क्रम में V का मान अलग अलग होता है। तो प्रश्न में पूछा यदि संयंत्र को 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल और नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी से जोड़ा जाए तो प्रत्येक प्रतिरोध का विभव क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका अगर मैं चित्र बनाऊं तो ये कुछ ऐसे बनेगा, पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, कितना हो जाएगा दूसरा प्रतिरोध, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे तीसरा, तो ये आ जाएगा R1, ये आ गया R2 और ये आ गया R3 और इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया। तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। और कितने वोल्ट की बैटरी है? 12 वोल्ट की बैटरी, ऐसे कर दिया। जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे यानी इसके डिजाइन को और आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे धारा आएगी आई, यहाँ से आई और यहाँ पर आई और वापस आई और यहाँ पर आई और इसके लिए V1, इसके लिए V2 और इसके लिए V3 सेम हो जाएगा। तो आपको V1, V2, V3 भी निकालना है। कह रहा है प्रत्येक प्रतिरोध का विभव ज्ञात कीजिए, यानी R1 के लिए V1 कितना आएगा, R2 के लिए कितना आएगा, R3 के लिए कितना आएगा। तो हम निकालेंगे पार्ट बी। V1 जब निकालेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा IR1, V2 जब निकालेंगे तो आ जाएगा IR2 और V3 जब निकालेंगे तो आ जाएगा IR3। बात समझ आ रही है? क्यों करेंगे? क्योंकि I जो है समान रहता है श्रेणी क्रम में, R1, R2, R3 अलग अलग होंगे और V1, V2, V3 भी अलग अलग होंगे। तो IR1, I कितना आया देखिए यहाँ पे I, क्या I दिया है इसमें? नहीं दिया। तो हम क्या करेंगे पहले I निकालेंगे। क्या निकालेंगे? I। तो I निकालेंगे तो कुल धारा निकालेंगे। अब कुल धारा क्या होती है? I बराबर होता है V/R। अब V कुल धारा निकालने तो कुल वोल्टेज चाहिए। कितने वोल्टेज दिए आपको? 12 दिए हैं, प्रश्न में 12 वोल्ट दिए हैं और कुल प्रतिरोध कितना है? 6 है। तो 6 दूनी 12, तो यहाँ पे 2 एम्पियर आ जाएगा। कितना एम्पियर आ जाएगा? 2 एम्पियर। यानी इस बैटरी से जो धारा निकलेगी वो 2 एम्पियर की होगी। कितने एम्पियर की होगी? 2 एम्पियर की। बात समझ में आ गई? आपको क्या करना है देखिए, V बराबर IL आएंगे, V1 R1 हो जाएगा। I चाहिए तो हमें क्या चाहिए? पूरे परपथ में धारा कैसे रहेगी? समान रहेगी। कैसी रहेगी? समान रहेगी। तो उस धारा को निकालेंगे तो I बराबर V/R लगाएंगे। तो V का मान कितना दिया यहाँ पे आपको? 12 वोल्ट दिया, तो यहाँ पे 12 वोल्ट लिखेंगे और R कितना दिया आपको? कुल R देखना है तो कुल R दिया 6, 6 दूनी 12, तो 2 एम्पियर यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो सभी के लिए धारा कितनी हो जाएगी? 2 एम्पियर की हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2 का गुणा कर देंगे R1 में। R1 का मान कितना है यहाँ पे? 1, तो यहाँ पे 2 वोल्ट, तो आंसर यहाँ पे आएगा दूसरा। फिर 2 का गुणा करेंगे, धारा 2 एम्पियर। R2 का मान दिया यहाँ पे 2, तो 2 दूनी 4 वोल्ट, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अगला देखिए 2 गुणा और R3 का मान दिया 3, तो 3 दूनी 6 वोल्ट, यहाँ पे आ जाएगा। तीनों को जोड़िए 12 हो जाएगा। देखो 2 और 4 6 और 6 12, तो 12 वोल्ट जो थे वो ऐसे बटे। समझ में आ गया ना कैसे बटे? तो V1 के पास V1 का मान हो गया 2 वोल्ट, यानी इसके पास 2 आएंगे, इसके पास 4 आएंगे और इसके पास 6 आएंगे और सभी मिलकर कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और ये आपको यूपी बोर्ड के पेपर में पूछा गया है। ये प्रश्न किसमें पूछा गया? यूपी बोर्ड में आपको ये पूछा गया प्रश्न है। ये PYQ है। कैसा है? PYQ। तो ऐसा प्रश्न आपको पेपर में देखने के लिए मिलता है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप समझ लीजिए ध्यान से। करना क्या है, देखिए चित्र दिया है A और B के बीच, A व B के बीच तथा A तथा C के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो पहले हमें निकालना है A और B के बीच, फिर निकालना है A और C के बीच, A और C के बीच। ऐसे प्रश्न को सॉल्व कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें, तो मैं आपको बता रहा हूँ। जिसमें पूछा जाए, इसमें पूछा है A और B के बीच में, पहले क्या पूछा है? A और B के बीच में, तो मैं यहीं से प्रश्न को स्टार्ट करता हूँ, हल करना स्टार्ट करता हूँ पहले से। तो A और B के बीच में पूछा गया है, तो इसको आप सबसे लास्ट में सॉल्व करें। जिसके बीच में पूछा जाए उसको सबसे लास्ट में सॉल्व करें, यानी इस वाली भुजा को आप बाद में देखें। ठीक है, तो ये तो गया। अब आपके पास ये डिजाइन बची। अब इस डिजाइन में क्या होगा, आप ये देखिए, मैंने अभी बताया था ज्यादा प्रतिरोध कौन से क्रम में लगे हैं, या तो सीढ़ी क्रम में मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा, या कौन से क्रम में मिलेंगे? समांतर में। तो जैसे ही मैं इसको छिपा दूंगा इस वाले को, तो देखिए हमारे पास एक ही बचा 3 वाला। क्या बचा? 3 वाला बचा। एक तो ये बचा हमारे पास 3 वाला, ये देखिए जैसे मैं इसको छुपा दूंगा तो एक तो हमारे पास ये बचा 1 ओम और एक बचा 3 ओम। अब यहाँ से यहाँ तक ये 2 प्रतिरोध हैं और 2 प्रतिरोध, अगर हम इसके क्रम की बात करें तो कौन सा क्रम हो सकता है? तो देखिए मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ, ये मेरा पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, और मैं इधर से आऊंगा तो ये पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। यानी पहले एक तरफ, दूसरे एक तरफ। तो ये समांतर क्रम से में आ रहे हैं।
लेकिन अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठ रहा। तो जैसे ही मैं इसको छुपाऊंगा तो मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करूँगा, यहाँ से आऊँगा पहले ऐसे ए से डी पर जाऊँगा और डी से सी पर आऊँगा, तो ए से डी और डी से सी, ए से डी और डी से सी, तो आप देखेंगे 2 और 1 ये सीधा सीधा सीढ़ी क्रम में मिलेंगे। कौन सी क्रम में मिलेंगे? सीढ़ी क्रम में। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 2 ओम 2 ओम, तो 2 ओम व 1 ओम सीढ़ी क्रम में है। कौन सी क्रम में? सीढ़ी क्रम में है। तब इनके लिए जो प्रतिरोध आएगा इसको मैं R1 लिख रहा हूँ, तो सीढ़ी क्रम का फॉर्मूला होता है सीधा सीधा जोड़ दे, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, ये 3 ओम हो गया। अब 3 ओम होने का मतलब ये है कि ये सॉल्व हो जाएगा यहाँ से पूरा का पूरा। क्या हो जाएगा भाई? ये पूरा का पूरा यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। ये यहाँ से खत्म हुआ, इसका आंसर ये खत्म हुआ। यानी इनसे मिलके क्या बनेगा भाई? इनसे मिलकर जो आंसर आया वो कितना आया? देखिए 3 ओम आया। ये हटा देंगे, जो जो आंसर आता जाएगा उस लाइन को हम हटाते चलेंगे। ये हमने यहाँ से हटा दिया। अब इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों से जो आंसर आया था वो आंसर कुछ अब ये हो जाएगा, यहाँ पे ये प्रतिरोध लगा दिया मैंने और ये कनेक्ट हो जाएगा, और ये कनेक्ट होके इसका आंसर आ गया 3 ओम। सही है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला 3 ओम और ये वाला 3 ओम, इनका देखो पहला सिरा इधर, पहला सिरा इधर, दूसरा सिरा इधर, दूसरा सिरा इधर, तो ये दोनों कौन से हो जाएंगे? समांतर में हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? समांतर में। तो आप यहाँ पे लिखेंगे दूसरे नंबर पर 3 ओम, ये वाला जो आंसर है ये वह, ये वाला 3 ओम, ये वाला 3 ओम समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। तो आप क्या करेंगे? 1/r बराबर 1/3 प्लस 1/3, तो ये आ जाएगा आपका 2/3। उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा r बराबर 3/2, और 3/2 इसका आंसर आ जाएगा। या आप ऐसे लिख सकते हैं 1.5 ओम, और इसको मैं यहाँ पे R1 का है तो इसको मैं R2 कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? R2। तो इसका मतलब फिर से देखिए, इसका मतलब हुआ क्या? ये दोनों सॉल्व हो गए। अब ये दोनों भी सॉल्व हो गए तो यहाँ से इसको हटा देंगे। क्या हटा देंगे? इसको हटा देंगे भाई। इनका आंसर आ गया, जिसका आंसर आ गया उसे हटाते चलो, जिसका आंसर आया उसे हटाते चलो। तो यहाँ से हमने ये हटा दिया, ये यहाँ से हमने हटा दिया। ठीक है, अब ये हटा दिया, जो सॉल्व हुए उनको हटा दिया। अब आप यहाँ पे देखिए इनका जो आंसर आया कितना आया? 3/2 यानी 1.5। तो ये जो बचेगा यहाँ पे ये कुछ ऐसे यहाँ पर, इसमें कहीं पर भी प्रतिरोध बना दो, यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, ए और सी के बीच में कहीं पर भी आप ये बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए वापस यहाँ पे प्रतिरोध बना दिया मैंने। इनसे जो आंसर आया ये आ गया 3/2 ओम। कितना आया? 3/2 ओम आंसर आ गया। अब क्या करना है? ए और बी को तो सबसे लास्ट में सॉल्व करना है, ए और बी को सबसे लास्ट में सॉल्व करना है। अब आपके पास बचा ये 3/2 ओम व 1 ओम, 3/2 ओम और 1 ओम बचा। अब ये कौन से क्रम में होंगे? सीढ़ी क्रम में होंगे। कौन से क्रम होंगे? सीढ़ी में। क्यों? याद कीजिए यहाँ पर देखो, सीढ़ी क्रम खत्म हुआ, समांतर क्रम। अब इसके बाद कौन सा आएगा? सीढ़ी क्रम। तो सीधा सीधा आप याद कर सकते हैं कौन सा क्रम आ जाएगा इसमें? सीढ़ी क्रम आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि 3/2 ओम, 3/2 ओम, 3/2 ओम, 2 ओम व कितना दिया है वहां पे? 1 ओम व 1 ओम कौन से क्रम में होंगे? देखो सीढ़ी, समांतर, सीढ़ी। तो यहाँ पे लिख देंगे सीढ़ी क्रम में होंगे। ठीक है, कौन से क्रम में होंगे? सीढ़ी क्रम में होंगे। और सीढ़ी क्रम का फॉर्मूला है तो R बराबर, देखिए ये R1 हुआ, ये R2 हुआ, इसको मैं R3 लिख रहा हूँ, तो R3 इसको जोड़ेंगे तो ये है 1.5 भाई। 3/2 का मतलब 1.5, तो 1.5 प्लस इसमें क्या करते हैं? 1 को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 ओम, 2.5 ओम। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये दोनों भी सॉल्व होंगे जब ये वाले, सॉरी यहाँ पर ये दोनों भी सॉल्व होंगे, ये वाले भी सॉल्व होंगे। तो ये वाले जो सॉल्व होंगे कौन सा? 3/2 और कौन सा भाई? 3/2 और 1 ओम वाला भी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ये भी सॉल्व हो गया। अब ये भी सॉल्व हो गया तो आपके पास जो फाइनल आंसर आया, इनका जो फाइनल आंसर आया इतना सॉल्व होने का, ये अभी सॉल्व नहीं हुआ, ए और बी वाला नहीं हुआ, बाकी सब सॉल्व हो गए। तो सब सॉल्व होने के बाद 2.5 आया। कितना आया? 2.5 आया। तो 2.5 आया तो अब इसका जो आंसर लग गया सीढ़ी के बाद समांतर क्रम में लग जाएगा, यानी यहाँ से कहीं ऐसे इन दोनों का आंसर ये लग जाएगा, और इसको कहेंगे हम ए, यहाँ पे सी था और यहाँ पे डी था। याद कीजिए ऐसा ही तो था कुछ। तो सब सॉल्व होके यहाँ पे ये आंसर आया, और इसको लिखेंगे हम 2.5 ओम। क्या लिखेंगे? 2.5 ओम। अब कौन सा क्रम होगा? देखो श्रेणी, समांतर, सीढ़ी, फिर कौन सा आएगा? समांतर। और वैसे भी दिख रहा है पहला सिरा इधर, पहला सिरा इधर, दूसरा सिरा इधर, दूसरा सिरा इधर,
तो दूसरा एक तरफ, पहला एक तरफ, तो समांतर क्रम में हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा लाएंगे, समांतर क्रम के लिए। तो आप लिखेंगे आगे 2.5 ओम, 2.5 ओम व कौन सा हो जाएगा, 2.5 ओम व 2 ओम, 2 ओम कौन से क्रम में होंगे, ये समांतर क्रम होंगे, समांतर क्रम में होंगे। क्या लिखेंगे, 2 ओम समांतर क्रम में होंगे। ठीक है, अब समांतर क्रम का फॉर्मूला याद दीजिए, समांतर क्रम में है तो फॉर्मूला ये 1/r। अब 1/r, इसको हमने R1 कहा था, इसको हमने R2 कहा था, इसको हमने R3 कहा था, तो इसको मैं R4 कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ, R4। लेकिन हमें पूछा A और B के बीच में, तो अब यहाँ पे हमारा कंप्लीट आंसर आ जाएगा, और कंप्लीट आंसर आ जाएगा तो इसकी जगह में सिर्फ AB लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, AB। तो ये आ जाएगा आपका 1/2.5 प्लस 1/2। इसको सॉल्व कीजिए, दशमलव हटाइए, यहाँ पे 0 जाएगा, तो यह आएगा 10/25 प्लस 1/2। 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, तो ये आ जाएगा 2/5 प्लस 1/2। अब यहाँ पे लासा ले लीजिए, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 5 से ये 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 2 से ये 5 बार जाएगा, तो ये आ गया 1/RAB का मान आ गया यहाँ पर 9/10। कितना आया, 9/10। तो RAB जो आ जाएगा 10/9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 10/9 इसका आंसर हो जाएगा। तो AB के मध्य जो प्रतिरोध आएगा वो 10/9 ओम हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले वाली कहानी। क्या देख सकते हैं, यहाँ पे पहले वाली कहानी देख सकते हैं। फिर से बता रहा हूँ, ए और बी के बीच में पूछा गया था, ए और बी के बीच में पूछा गया था, इसको सबसे लास्ट में सॉल्व करना है। तो आप यहाँ से देखेंगे 2 और 1 कौन से क्रम होंगे, सीढ़ी में। सीढ़ी को सीधा सीधा जोड़ते हैं, तो 2 और 1 कितना आ जाएगा, 3, तो आंसर आ गया 3। अब जैसे 3 आंसर आ गया, कितना आ गया, 3 आ गया, तो ये दोनों सॉल्व हो गए। अब ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो इन दोनों का आंसर इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो 2 और 1 3 और 3 के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो सीढ़ी क्रम समांतर में चला जाएगा। तो 1/3 प्लस 1/3, 2/3 या 3/2, यानी 1.5 इसका, किसका भाई, इस वाले का। यहाँ देख सकते हैं इन दोनों से 3 आया और ये 3, अब ये सब मिलके ये और ये मिलके आंसर आ गया आपका 1.5। अब ये तीनों सॉल्व हो गए, तो अब इन तीनों का आंसर 1 के साथ जुड़ जाएगा। किसके साथ जुड़ेगा, 1 के साथ। तो 1 के साथ जुड़ेगा तो 2.5 आंसर आ जाएगा, यानी अब ये भी सॉल्व हो गया। और आखिरी में बचा ये, तो ये जो आंसर आया आखिरी और ये वाला 2 ओम, तो 2.5 और 2 ओम वाला कौन से क्रम में हो जाएगा, समांतर क्रम में। और आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बताते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसमें। देखिए ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछा है, तो ए ये है और सी यहाँ पर है, ये सी है। तो ए और सी के बीच में तुल्य प्रतिरोध पूछा है। क्या पूछा है, ए और सी के बीच में तुल्य प्रतिरोध पूछा है। तो मैंने आपको बताया जिसके बीच में पूछे उसको आखिर में सॉल्व करना है। तो इस वाले को सबसे आखिर में सॉल्व करना है। इस वाली लाइन को अभी छोड़ दीजिए कि ये है नहीं है, तो नहीं है तो इसको और इसको सॉल्व कीजिए पहले। तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3 ओम। सीढ़ी क्रम में है। इधर देखिए 2 और 1 कौन से क्रम में, 3, तो ये भी सीढ़ी क्रम में है। तो ये सीढ़ी और ये भी सीढ़ी, ये वाला सीढ़ी और ये वाला सीढ़ी, तो ये और ये सीढ़ी खत्म हुए। अब बचा आखिर में ये, तो ये 3, ये वाला 3 और ये वाला 3, तो तीनों जुड़ जाएंगे समांतर क्रम में। कितना आ जाएगा, समांतर क्रम में। और तीनों को जब जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो 3/3 यानी 1 आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके देखिए, फिर से बता रहा हूँ आपको क्या करना है। पहले 2 ओम और 1 ओम कौन से क्रम में, सीढ़ी में। तो सीढ़ी में सीधा सीधा जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा, 3। अब यहाँ देखिए ये वाला 2 और ये वाला 1, ये दोनों क्रम से सीढ़ी क्रम में, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। तो इसका आंसर 3 और इसका आंसर भी 3, इसका भी 3 और इसका भी 3। बात समझ आ रही है ना। यानी इस वाले का 3, फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, ये देखिए इन दोनों का जो आंसर आएगा, इन दोनों से ये जो आंसर आएगा ये 3 ओम आएगा, और इन दोनों से जो आंसर आएगा ये वाला भी 3 ओम आएगा। तो ये वाला 3, ये वाला 3 और ये वाला 3। अब सब कौन से हो जाएंगे, समांतर में। जब समांतर में हो जाएंगे तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 सॉल्व कर लेंगे। यही तो था समांतर, 1/3 करके। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा ये। तो इसको आप खुद से अपनी नोटबुक पर कर लीजिए। और फिर बता रहा हूँ, ये बोर्ड ने पूछा हुआ है, आपको प्रश्न पहले से ही पूछा हुआ है। ऐसा प्रश्न इस बार भी आने की संभावना हो सकती है, तो आप प्रैक्टिस कर लें, गलत नहीं करना है। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को हम कैसे करते हैं। एक R ओम प्रतिरोध के तार को खींचकर 3 गुनी लंबाई की जाती है। यानी प्रतिरोध पहले कितना था, एक तार है ये R ओम का, अब इसे कर दिया 3 गुना। कितने गुना कर दिया भाई, इसे कर दिया 3 गुना।
ये ऐसे, तो 3 गुना यानी 3R हो जाएगा। 3 गुना कर दिया, यानी पहले R था, अब कितना कर दिया, 3 गुना कर दिया। इस खिंचे तार को 3 बराबर लंबाई के तारों में काट कर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो इस संयोजन का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जब भी हम किसी भी तार को जब खींचते हैं तो नया प्रतिरोध जो आता है, तो नया प्रतिरोध तार को खींचने के बाद नया प्रतिरोध, तार को खींचने के बाद नया प्रतिरोध जो निकालते हैं वो फॉर्मूला होता है R2 = N² R1। अब N² का मतलब होता है कितने गुना खींचा गया, 3, तो यहाँ पर लिखिए 3 का स्क्वायर। और पहले कितना प्रतिरोध था, R, वो कह रहा है कि पहले प्रतिरोध जो है R है, सही है ना। तो कितने गुना खींचा गया, N की जगह लिखिए 3 गुना, 3 का स्क्वायर और ये R आ जाएगा। तो 3 त्रिका हो जाता है यहाँ पे 9 और ये आ जाएगा 9R। तो नया प्रतिरोध जो आया है R2, ये आ गया 9R। यानी यहाँ पर जो 3R जो दिया है, इसकी जगह क्या आंसर आ जाएगा, इसकी जगह आंसर आ जाएगा 9R। क्या आ जाएगा, तो आप यहाँ लिख देंगे 9R। जैसे 3 गुना करेंगे तो आंसर इसका 9R हो जाएगा। यानी पहले जो प्रतिरोध दिया है वो R1 दिया है और दूसरा जो प्रतिरोध R2 है। जैसे इसे 3 गुना करेंगे, कितने गुना करेंगे, 3 गुना करेंगे, तो 3 गुना का मतलब इसका स्क्वायर कीजिए और प्रतिरोध का गुणा कर दीजिए। ये आपने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा होगा कि N² R1 कैसे आता है। नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। अब ये 9R हो गया, यानी R ओम प्रतिरोध के तार को खींचकर 3 गुनी लंबाई कर दी जाती है, तो इसका मतलब 9R प्रतिरोध हो गया। इस खींचे तार को 3 बराबर लंबाई के तारों में काट कर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो 3 बराबर भागों में बांटेंगे, 3 बराबर भागों में बांटेंगे, 9R को हम 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो 1 भाग आ जाएगा 3R। ये आ गया 1 भाग का प्रतिरोध, 1 भाग का प्रतिरोध, ठीक है। तो ऐसे कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। अब अगर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो समांतर क्रम में जोड़ दिया तो आंसर बताइए। तो बस सीधा सा आंसर है, समांतर क्रम में जोड़ दिया तो इसका सीधा सा आंसर है, लिखिए 1/R बराबर कितने हैं, 3 भाग, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब 1/R1 की जगह क्या लिखेंगे आप, 3R, तो यहाँ लिख देंगे 3R प्लस 1/3R प्लस 1/3R, सही है। अब यहाँ पे लासा ले लीजिए, कितना आ जाएगा 3R, तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1, तो यह आ गया 3/3R। 3 से 3 मर गया, तो यहाँ पे 1/R। तो ये कौन सा R है, ये तुल्य प्रतिरोध है। तो कौन सा वाला, ये समांतर क्रम वाला। तो P लगा देते हैं, तो 1/RP बराबर आ जाएगा 1/R। 3 से 3 मर गया, R बचेगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो RP का जो मान आ जाएगा वो R ओम आ जाएगा। यानी इसका मतलब है आंसर R ही रहेगा। पहले R था, 3 गुना खींचा तो मतलब 9R हो गया, यानी N जितने गुना खींचा उसका स्क्वायर कर दो, तो 3 गुना का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, और पहले कितना था, तो 9R हो गया। अब 3 भागों में बांटो इन्हें, तो 3 भागों में 3R 3R 3R, मतलब 9R को 3 भागों में बांटेंगे तो 1 का मान कितना आएगा, 3R। तो ऐसे करके कितने हो जाएंगे, 3R + 3R + 3R, 3 हो जाएंगे। अब 3 हो गए तो तीनों को समांतर क्रम में जोड़िए, तो समांतर क्रम का ये फॉर्मूला लगाइए और इसमें 3R, इसके 3R, इसके 3R, सॉल्व करेंगे तो R आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम इन्हें कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर इस वीडियो में देखा हमने प्रतिरोधों का संयोजन। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।